अस्सलामुअलैकुम। इस चैप्टर का आगाज हमने हीट, थर्मल एनर्जी और टेम्परेचर से किया था। इसके बाद काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के मुताबिक थर्मल एक्सपेंशन के फिनोमिना को पढ़ा था, जिसमें लीनियर एक्सपेंशन और वॉल्यूम एक्सपेंशन को ड्राइव भी किया और उसके साथ रिलेशन भी फाइंड आउट किया। देन उसके बाद एनोमोलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर पढ़ा, विच इज इर्रेगुलर बिहेवियर ऑफ वाटर व्हेन इट इज कूल्ड फ्रॉम 4 डिग्री सेंटीग्रेड टू 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अब हमारे पास गैस लॉज बचते हैं, क्योंकि हमने सॉलिड्स और लिक्विड्स में तो एक्सपेंशन देख ली थी, इन गैसेस में इतनी डिटेल में एक्सपेंशन नहीं पड़ी थी। तो गैसेस में एक्सपेंशन हम देखते हैं, उसी तरह से टेम्परेचर इंक्रीज करने पर वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। लेकिन इसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि प्रेशर भी डिपेंड करता है वॉल्यूम पर, जिसको हम गैस लॉज में पढ़ते हैं। इसके अलावा हम इस लेक्चर में हीट कैपेसिटी पर भी बात करेंगे, जिसमें स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के कॉन्सेप्ट को समझा जाएगा। लास्ट टाइम हमने थर्मल एक्सपेंशन की बात की थी और सॉलिड और लिक्विड की एग्जांपल्स डिस्कस की थी। इसमें रेल की एग्जांपल ली थी कि जब गर्मियां आती हैं तो रेल एक्सपेंड हो जाती है और इसकी वजह से बेंडिंग हो सकती है। तो रेलवे वाले ये करते हैं कि वो जो पटरी होती है उसमें रेल के अंदर गैप रखते हैं, जिसकी वजह से जब भी एक्सपेंशन होती है वो गैप फिल हो जाता है। इसी तरह से लिक्विड्स में भी एक्सपेंशन होती है और थर्मोमीटर की एग्जांपल ली जा सकती है। थर्मोमीटर में लेवल राइज होता है, उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है मरकरी का या अल्कोहल का, और हमें टेम्परेचर पता चल जाता है इंक्रीज हुआ। इसी तरह से गैसेस में भी एक्सपेंशन होती है, लेकिन गैसेस में रिलेटिवली ज्यादा एक्सपेंशन होती है लिक्विड्स और सॉलिड से, क्योंकि इसका कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन ज्यादा होता है। ना सिर्फ टेम्परेचर इंक्रीज करने पर गैसेस में यह बिहेवियर पाया जाता है, बल्कि प्रेशर भी इस पर डिपेंड करता है, और यही हम गैस लॉज में पढ़ेंगे। इसकी एग्जांपल हम ये देख सकते हैं कि आप एक गुब्बारा लें और उसको किसी भी कांच के बॉटल में फिक्स कर दें, और ये बॉटल आप किसी भी कंटेनर में पानी भर के रख दें और उसको चूल्हे पर रख दें। जब इसमें हीट प्रोवाइड की जाएगी तो पानी का लेवल भी एक्सपेंड होगा और साथ में वो टेम्परेचर बॉटल का भी इंक्रीज कर देगा, और बॉटल में एयर होगी, जिसकी वजह से एयर एक्सपेंड होके अपनी जगह बनाना चाहेगी और वॉल्यूम इंक्रीज करना चाहेगी। अब वो कंटेनर ना सिर्फ ये ग्लास बॉटल है, बल्कि इसमें बलून भी टाइट किया हुआ है। तो बलून क्या करता है, बलून यहाँ पर एक्सपेंड हो जाता है, यानी उसका साइज बढ़ जाता है, वो इन्फ्लेट हो जाता है। ये आप एक्सपेरिमेंट खुद भी कर सकते हैं, लेकिन किसी बड़े की सुपरविजन में। और यही वजह है जब गर्मी ज्यादा बढ़ जाती है तो टायर में गैसेस एक्सपेंड होती हैं, टायर में हवा भरी जाती है, तो हवा में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है वो एक्सपेंड होती है और इस वजह से टायर एक्सप्लोड हो जाता है। तो एक तो हमें ये बात पता चल गई कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा। इसके अलावा हम ये भी देखते हैं कि जो गैस का वॉल्यूम है वो प्रेशर पर भी डिपेंड करता है। अगर हम एक कंटेनर लें और उसमें एक सिरिंज टाइप पिस्टन अटैच कर दें, जिसको मूव करवाया जा सकता है, और इस पिस्टन को मूव करवाने पर हम एक फोर्स लगाएंगे, और जो फोर्स इस पर लग रही होती है, इसके अंदर जो गैस फिल्ड है उसका वॉल्यूम कम हो जाएगा। तो जितना ज्यादा प्रेशर इंक्रीज करेंगे, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे उस गैस पर, तो वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि गैस के अंदर मॉलिक्यूल्स वही वॉल्यूम ऑक्युपाई करते हैं जो किसी भी कंटेनर का होता है। तो प्रेशर अप्लाई करने पर, प्रेशर ज्यादा बढ़ाने पर वॉल्यूम कम हो सकता है, और इसको कंप्रेशन कहते हैं। ये हमें पहला लॉ बताता है, बॉयल्स लॉ, एक साइंटिस्ट के नाम पर है, जिसमें पता चलता है कि वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड प्रेशर। लेकिन इसमें टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना पड़ता है, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम तो एक्सपेंड होगा, तो टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना है। तो वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड प्रेशर,
इसमें अगर प्रोपोर्शनल का साइन हटाएं तो कांस्टेंट आएगा। ये कांस्टेंट k से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और ये p से डिवाइड हो रहा है क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि राइट हैंड साइड में 1 में लिखेंगे, यानी डिनोमिनेटर में वो क्वांटिटी आएगी, तो इसको हम दूसरी साइड में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये pv इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। अब यहां पर प्रेस करने से पहले जो प्रेशर अप्लाई हो रहा होगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो सकता है, और जो आप प्रेशर खुद लगाएंगे वो बाद वाला प्रेशर फाइनल प्रेशर हो सकता है। तो इनिशियल और फाइनल जब आ जाए तो हम P1 और P2 कह सकते हैं। और इसी तरह से वॉल्यूम जो इसमें सिलेंडर का होगा, जो इस कंटेनर का होगा, उसका वॉल्यूम V1 होगा और बाद में कंप्रेस करने पर ये V2 हो गया। तो हम कह सकते हैं कि अगर ये PV कांस्टेंट है तो P1 V1 कांस्टेंट है और P2 V2 कांस्टेंट है। इस तरह से एक हमें इक्वेशन मिल जाती है जिसको स्टेट्स इक्वेशन कह सकते हैं, क्योंकि इससे हमें पता चल सकता है कि इनिशियल स्टेट में क्या प्रेशर है और फाइनल स्टेट में क्या प्रेशर है अगर वॉल्यूम इंक्रीज कर दें या डिक्रीज कर दें। हमारे पास प्रेशर मेजरिंग डिवाइसेस भी हैं जिससे प्रेशर फाइंड आउट किया जा सकता है। हम अगर फोर्स लगाएं किसी भी कंटेनर में, उसको कंप्रेस करें, यहाँ पर अगर वेट रख दें इसके ऊपर सिरिंज टाइप पिस्टन पर, तो हम इसमें प्रेशर इंक्रीज करने पर वॉल्यूम चेक कर सकते हैं कि डिक्रीज होगा। जाहिर सी बात है उसका साइज जो है वो कम होता जा रहा है। तो ये चेक भी किया जा सकता है ग्राफ बना के कि हमेशा प्रेशर इंक्रीज करने पर वॉल्यूम डिक्रीज होता है गैस का। अगर वो प्रेशर अप्लाई करें गैस पर, गैस के मॉलिक्यूल्स का अपना भी प्रेशर होता है, उसकी बात नहीं की जा रही, तो ये साइज निकाल भी सकते हैं। इसका वॉल्यूम लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट से निकाला जा सकता है या एरिया इंटू हाइट से निकाला जा सकता है। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। अगर हम एक्स एक्सिस में प्रेशर प्लॉट करें और वाई एक्सिस में वॉल्यूम लें तो पॉइंट्स लगाने पर हमें ये ऐसा कर्व मिलेगा, यानी ये नीचे गिरता हुआ। तो दूसरा लॉ है चार्ल्स लॉ, जिसको हमने सबसे पहले पढ़ा था। इसकी बात सबसे पहले की थी क्योंकि ये वॉल्यूम और टेम्परेचर का रिलेशन है। इसमें ये बात की थी हमने कि वॉल्यूम इंक्रीज होगा टेम्परेचर इंक्रीज करने से, और ये टेम्परेचर केल्विन में नोट किया जाता है। यहां पर हम किसी भी कंटेनर में गैस फिल करके देख सकते हैं और उस गैस का टेम्परेचर अगर इंक्रीज करें हीट देके, तो वो गैस एक्सपेंड हो जाती है। इसकी एग्जांपल सबसे पहले हमने देख ली थी। इसी तरह से ये आप कंटेनर ले सकते हैं जिसके ऊपर एक पिस्टन लगाया जा सकता है पुलिंजर टाइप, तो वो फ्री टू मूव होगा और एक्सपेंड कर जाएगा। इसी तरह से टेम्परेचर अगर डिक्रीज करें तो गैस कॉन्ट्रैक्ट हो सकती है, उसका वॉल्यूम कम हो सकता है। अगर इसको फ्रिज में रख दें, फ्रीजर में रख दें, तो हम देख सकते हैं कि इस गैस का वॉल्यूम डिक्रीज होगा। और ये एग्जांपल आप खुद भी कर सकते हैं। अगर आप एक गुब्बारा फुलाएं और उसको फ्रीजर में रख दें तो उसका आपको वॉल्यूम कम दिखाई देगा। तो ये चार्ल्स लॉ में बताता है कि प्रेशर अगर हम कांस्टेंट रखें, जैसे हवा का प्रेशर कांस्टेंट होता है 1 एटमॉस्फेयर विच इज अप्रोक्सीमेटली 1 into 10 power 5 पास्कल, तो प्रेशर कांस्टेंट रखने पर वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर हमने बात की थी कि ये केल्विन में होता है, और इसकी वजह यह है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड से भी कम टेम्परेचर्स होते हैं, नेगेटिव में टेम्परेचर्स होते हैं अगर डिग्री सेंटीग्रेड में बात करें। लेकिन केल्विन साहब ने एक ऐसा स्केल निकाला था जो कि सबसे कम टेम्परेचर हमें बताता है विच इज एब्सोल्यूट 0, और ये 0 केल्विन है जिसकी वैल्यू -273 डिग्री सेंटीग्रेड होती है। तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ये केल्विन में टेम्परेचर होना चाहिए।
और यहाँ पर जब प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो कांस्टेंट आएगा, यानी ये टेम्परेचर को डिवाइड कर सकते हैं दूसरी साइड में, और ये कांस्टेंट के से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम अगर कंसीडर कर लें कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से पहले जो वॉल्यूम है वो V1 है, और टेम्परेचर इंक्रीज करने के बाद जो वॉल्यूम है वो V2 है, तो इस तरह से हम इनिशियल और फाइनल स्टेट्स निकाल सकते हैं। इनिशियल स्टेट जो होगी वो V1 अपॉन T1 होगी, और इसको भी कांस्टेंट के बराबर कह सकते हैं, और V2 अपॉन T2 फाइनल स्टेट्स होंगी फाइनल टेम्परेचर पर फाइनल वॉल्यूम, वो भी कांस्टेंट होगी। तो कांस्टेंट अगर हमारे पास राइट हैंड साइड में है दोनों के पास, तो इनकी लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो सकती है, और एक फॉर्मूला आ जाएगा जिसको V1 अपॉन T1 इक्वल्स टू V2 अपॉन T2 पढ़ते हैं। ये चार्ल्स लॉ का स्टेट्स फॉर्मूला है। इसी तरह से हम चेक कर सकते हैं एक्सपेरिमेंटली कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पर वॉल्यूम इंक्रीज होता है, और इसकी मिसाल हमारे पास बहुत सारी हैं। टायर का फटना, गुब्बारे का साइज इंक्रीज होना, या टेम्परेचर डिक्रीज करने पर गुब्बारे का साइज डिक्रीज होना, ये हमें बताता है कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। एक्सपेरिमेंट की मदद से हम वॉल्यूम और टेम्परेचर की वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। टेम्परेचर के लिए थर्मोमीटर है और वॉल्यूम के लिए हम स्केल्स यूज करते हैं, और इसकी मदद से हम ग्राफ बना सकते हैं। तो टेम्परेचर अगर हम एक्स एक्सिस में रखें और वॉल्यूम वाई एक्सिस में रखें तो ग्राफ इसमें स्ट्रेट लाइन बनेगी। अगर एक्स एक्सिस में टेम्परेचर रखें और वाई एक्सिस में वॉल्यूम रखें तो ग्राफ इसमें स्ट्रेट लाइन बनेगा, जो कि शो करता है कि इंक्रीज हो रहा है। जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। हम यहाँ पर ये फाइंड आउट करते हैं कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर गैस का कोई ना कोई वॉल्यूम तो होता ही है। हम अगर एक्सपेरिमेंट्स की मदद से ये चेक करें कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पर वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, और इसी तरह से माइनस में भी वैल्यूज हम ले सकते हैं टेम्परेचर की, अगर हमारे पास ऐसा कोल्ड इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाए जैसे कि नॉर्थ पोल में साउथ पोल में होता है, तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि इसका वॉल्यूम कहाँ तक डिक्रीज होगा। अब ऐसा तो नहीं होता कि गैस जो है ना वो अपना वॉल्यूम जीरो कर ले। जो रियल गैसेस होती हैं वो अपना वॉल्यूम जीरो नहीं कर सकती, इसीलिए ये जो गैस लॉस हैं इनकी एक लिमिट है। ये कम टेम्परेचर पर अप्लाई नहीं हो सकते, क्योंकि अगर टेम्परेचर कम करते जाएंगे और अगर 0 केल्विन हासिल कर लिया तो ऐसा नहीं हो सकता कि वॉल्यूम बिल्कुल जीरो हो जाए, कुछ ना कुछ वॉल्यूम तो बचेगा गैस का। तो ये जो 0 केल्विन है इसकी वैल्यू सेंटीग्रेड स्केल में निकाली जा सकती है। अगर हम सारे टेम्परेचर्स डिग्री सेंटीग्रेड में निकालें और उनमें वॉल्यूम चेक करें तो इसके ग्राफ को हम ट्रेस आउट कर सकते हैं। अगर पीछे की तरफ लेके जाएं तो हम नेगेटिव में वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ऐसी गैस को जिसमें वॉल्यूम जीरो हो जाए उसको हम आइडियल गैस कहते हैं मिनिमम टेम्परेचर पर, और ये मिनिमम टेम्परेचर एब्सोल्यूट जीरो होता है, इसको 0 केल्विन कहते हैं, और ये -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर होता है। ये हमने एक्सपेरिमेंट्स की मदद से निकाला है। और काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी हमें ये बताती है कि इस 0 केल्विन टेम्परेचर पर, जिसको एब्सोल्यूट जीरो कहते हैं, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की बाकी नहीं रहती। मॉलिक्यूल्स मूव नहीं करते, फ्रीज हो जाते हैं, दे सीज टू मूव। सो बॉयल्स लॉ, जिसको पहला गैस लॉ कहते हैं, इसमें हमने पढ़ा था कि वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, यानी प्रेशर इंक्रीज करें तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा, या प्रेशर डिक्रीज करें तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा, उलट होता है। और इसमें हमने ये एग्जांपल देख ली कि जितना प्रेशर लगाएंगे गैस पर तो वो कंप्रेस होती जाएगी, उसका वॉल्यूम कम होता जाएगा, और जितना गैस को फ्री करेंगे उसमें प्रेशर हटाएंगे, प्रेशर डिक्रीज करेंगे, तो उसके मॉलिक्यूल्स बढ़ना चाहेंगे, उसके वॉल्यूम को इंक्रीज करना चाहेंगे। अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ विच इज सेकंड गैस लॉ, इसमें हमने ये पढ़ा कि वॉल्यूम इंक्रीज होता है टेम्परेचर इंक्रीज करने पर, और वॉल्यूम डिक्रीज होता है टेम्परेचर डिक्रीज करने पर। सो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ये वॉल्यूम हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पर है और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो हम कंबाइन कर सकते हैं इन दो इक्वेशंस को
और एक ऐसी इक्वेशन बना सकते हैं जो कि जर्नल गैस लॉ बनाती है। इसमें हमें टेम्परेचर और प्रेशर को कांस्टेंट रखने की कंडीशन अप्लाई नहीं करनी पड़ती, क्योंकि बॉयल्स लॉ में तो टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना पड़ता है, चार्ल्स लॉ में प्रेशर को कांस्टेंट रखना पड़ता है। सो कंबाइन करने पर वॉल्यूम आता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी टेम्परेचर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। ये प्रेशर यहां पर डिवाइड हो रहा है तो हम दूसरी साइड में इसको मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। तो एक लॉ आ गया कि द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। यहां पर कोई कंडीशन नहीं लगेगी, क्योंकि यही हमारे पास प्रॉपर्टीज बताती हैं गैस की। हमें इसमें पता चल सकता है कि अगर इनिशियल स्टेट पर प्रेशर है P1, वॉल्यूम है V1 और टेम्परेचर है T1, और फाइनल स्टेट में प्रेशर है P2, वॉल्यूम है V2 और टेम्परेचर है T2, तो हम इससे स्टेट्स का फॉर्मूला निकाल सकते हैं। और इसके लिए हमें ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाना होगा, इक्वल का साइन आएगा तो कांस्टेंट आता है। तो इस टेम्परेचर को उधर भेज दें, डिवाइड कर दें, तो स्टेट्स का फॉर्मूला निकाल सकते हैं। सो ये हमारे पास P1 V1 अपॉन T1 हो जाएगा कांस्टेंट, और P2 V2 अपॉन T2 हो जाएगा कांस्टेंट। और इसको हम बराबर कर सकते हैं, क्योंकि जब दोनों ही कांस्टेंट रखते हैं तो उनकी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो जाएगी। इस जर्नल गैस लॉ से हम इक्वेशन बनाते हैं जिसको जर्नल गैस इक्वेशन या आइडियल गैस इक्वेशन भी कहते हैं। आइडियल गैस इक्वेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये आइडियल गैस लॉज से बने हैं, ये आइडियल गैस पर अप्लाई होते हैं। और जर्नल गैस लॉ में हमने ये फाइंड आउट कर लिया था कि प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। एब्सोल्यूट टेम्परेचर की बात करें तो इसका मतलब यही है कि हम केल्विन में ही वैल्यू पुट करेंगे। तो PV इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाया था तो कांस्टेंट आया था। यहां पर कांस्टेंट जो है ये कहलाता है गैस कांस्टेंट। इसको R से रिप्रेजेंट किया जाता है, जो कि 1 मोल के लिए है किसी भी गैस का, और ये यूनिवर्सल है, हर गैस के लिए यही वैल्यू होती है 8.314 जूल्स पर मोल केल्विन। ये मोल और केल्विन जूल से डिवाइड हो रहा है। लेकिन अगर 1 मोल से ज्यादा हो तो हम NR लगाते हैं। N रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ मोल्स को, और ये PV इक्वल्स टू NRT लिखेंगे। इसमें कांस्टेंट की जगह NR आ जाएगा अगर 2 मोल हैं या 3 मोल हैं। अगर 1 मोल होगा तो सिर्फ R लिखेंगे। अब हम गैस लॉज पढ़ चुके हैं जिसमें हमें पता चल गया कि वॉल्यूम, टेम्परेचर और प्रेशर में क्या रिलेशन है। वॉल्यूम जो है वो टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से कैसे चेंज होता है। अब आखिरी एक टॉपिक हमारे पास है हीट स्टोर्ड का, जिससे हमें पता चलेगा कि हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है। आप ये जानते हैं कि हीट प्रोवाइड करने पर, हीट सप्लाई करने पर किसी भी ऑब्जेक्ट में जिसका टेम्परेचर कम है, क्योंकि हीट ट्रांसफर ही होती है उस बॉडी से जिसका टेम्परेचर ज्यादा होता है और उस बॉडी पर जिसका टेम्परेचर कम होता है। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से थर्मल एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, और अब ये हम जो चेंज निकालेंगे थर्मल एनर्जी का, ये हीट स्टोर्ड होती है, यानी कितनी उसके अंदर थर्मल एनर्जी बढ़ गई है अगर उसमें हीट ट्रांसफर हुई है। यहां पर एग्जाम्पल देख सकते हैं कि अगर 1 लीटर पानी लें तो उसमें हीट किसी भी बर्नर के थ्रू हम प्रोवाइड करेंगे और उसमें मॉलिक्यूल्स जो है हीट ट्रांसफर कर देंगे इसके पानी के मॉलिक्यूल्स में, और इसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि इसके अंदर एनर्जी आ जाएगी, और इस एनर्जी को जो टेम्परेचर की वजह से हो थर्मल एनर्जी कहते हैं। और एक वक्त ये भी आ सकता है कि ये गैस में कन्वर्ट हो जाए, यानी स्टीम बन जाए। तो हीट जो स्टोर होती है किसी भी सब्सटेंस में,
वो फेज चेंज करवा सकती है, यानी लिक्विड से गैस कर दे, सॉलिड से लिक्विड कर दे, या फिर हीट अगर निकालें तो उलट हो सकता है, लिक्विड से सॉलिड बन सकता है। या फिर हम ये कह सकते हैं कि सिर्फ इसका टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए भी हीट सप्लाई की जा सकती है। तो हीट जब सप्लाई करते हैं, इनके मॉलिक्यूल्स और ज्यादा वाइब्रेट करते हैं और इनके अंदर थर्मल एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। वो जो थर्मल एनर्जी इंक्रीज होती है उसको हम हीट स्टोर्ड कहते हैं। तो the quantity of heat stored can either change the temperature of the substance or change the state of the substance. या तो स्टेट चेंज हो जाएगी या उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। जाहिर सी बात है, टेम्परेचर इतना इंक्रीज करें कि बॉइलिंग पॉइंट पहुंच जाए। तो इसकी टाइप्स हैं, एक सेंसिबल एनर्जी होती है, एक लेटेंट एनर्जी होती है। जिसमें बॉइलिंग पॉइंट रीच होता है तो उसको लेटेंट एनर्जी ऑफ वेपराइजेशन कहते हैं, और जिसमें मेल्टिंग पॉइंट रीच होता है उसको फ्यूजन कहते हैं। तो वो एनर्जी जिसमें आइस से वाटर बन जाए उसके लिए जो नाम रखा है वो लेटेंट एनर्जी ऑफ फ्यूजन है, और जो पानी स्टीम में कन्वर्ट हो जाए उसके लिए नाम जो रखा है वो एनर्जी जो उसमें स्टोर हुई है, जिसकी वजह से स्टेट चेंज हो रही है, उसको लेटेंट एनर्जी ऑफ वेपराइजेशन कहते हैं। और सिर्फ अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो उसको सेंसिबल एनर्जी कहा जाता है, जिसका फॉर्मूला हम यहाँ पर पढ़ेंगे। और ये एनर्जी वो थर्मल एनर्जी का चेंज है, यानी थर्मल एनर्जी इंक्रीज होती है टेम्परेचर इंक्रीज करने पर। ज्यादा टेम्परेचर इंक्रीज करना चाहें, ज्यादा हीट दें, हीट सप्लाई करें, तो थर्मल एनर्जी उतनी ज्यादा इंक्रीज होगी। तो टेम्परेचर चेंज डिपेंड करता है हीट सप्लाई पर या हीट रिजेक्शन पर, हीट निकाली भी जा सकती है। सो ये हम जानते हैं कि हीट ट्रांसफर होती है हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में, और चूल्हे पर अगर हम पानी को गर्म करने रखें तो जितनी देर तक चलाएंगे उसमें हीट ट्रांसफर जितना करवाएंगे, यानी सप्लाई करेंगे उसमें अमाउंट ऑफ हीट, तो वो उसका टेम्परेचर राइज करेगी। कुछ सब्सटेंसेस होते हैं जो देर से टेम्परेचर राइज करते हैं, कुछ सब्सटेंसेस होते हैं जिनका टेम्परेचर जल्दी राइज हो जाता है। तो ये बताता है हमें कि किस सब्सटेंस की कितनी हीट कैपेसिटी है, और इसको डिफाइन किया जाता है that the amount of heat supplied to a substance that rises a unit degree temperature, के 1 डिग्री टेम्परेचर राइज हो जाए या 1 केल्विन टेम्परेचर राइज हो जाए तो हम इसको हीट कैपेसिटी कहते हैं। जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाएंगे उतनी हीट सप्लाई करनी पड़ेगी। तो डेल्टा क्यू जिसको चेंज इन थर्मल एनर्जी कहते हैं या अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड भी कह सकते हैं, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस। क्योंकि जितना ज्यादा हीट प्रोवाइड करेंगे उतना उसमें थर्मल एनर्जी चेंज होगी, इसलिए चेंज इन थर्मल एनर्जी को अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड भी कहते हैं। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी सी हीट कैपेसिटी कहलाती है। कैपिटल सी से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, और ये हीट कैपेसिटी हर सब्सटेंस की अलग है, लेकिन ये हीट कैपेसिटी मास पर डिपेंड करती है। सो इट इज नॉट कंप्लीटली कांस्टेंट। ज्यादा मास अगर हो, जैसे अगर पानी ज्यादा ले लें, 1 किलो पानी जल्दी गर्म हो जाएगा, जल्दी उसका टेम्परेचर राइज हो जाएगा, जबकि 5 किलो पानी में टेम्परेचर देर से राइज होगा। तो यह हमें बताता है कि हीट कैपेसिटी 1 किलो पानी की कम है और हीट कैपेसिटी 5 किलो पानी की ज्यादा है, क्योंकि 1 किलो पानी में हीट जो उसका टेम्परेचर बढ़ा रही है वो थोड़ी सी चाहिए, और 5 किलो पानी में हीट ज्यादा चाहिए, तो टेम्परेचर उसमें देर से बढ़ता है। अगर ये हीट कैपेसिटी निकालें तो इट इज डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। तो इसको इस तरह से डिफाइन करते हैं, द अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड टू अ सब्सटेंस टू रेज पर यूनिट डिग्री टेम्परेचर इज कॉल्ड हीट कैपेसिटी। और ये भी हम जानते हैं कि ज्यादा मास हो सब्सटेंस का तो ज्यादा हीट चाहिए, तो अमाउंट ऑफ हीट इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द सब्सटेंस।
इसीलिए ये हमारे पास इक्वेशन कंबाइन करने पर डेल्टा क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एम डेल्टा टी के। इसको और इसको कंबाइन करें तो एम डेल्टा टी आ जाएगा। और यहां पर अगर हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएं तो जो कोफिशिएंट आएगा, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आएगी, इट इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मास पर डिपेंड नहीं करती। ये हर सब्सटेंस की डिफरेंट जरूर होती है, लेकिन उस सब्सटेंस के मास कम या ज्यादा होने पर डिपेंड नहीं करती। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अगर हम निकालें तो ये आप मास और टेम्परेचर डिफरेंस डेल्टा टी मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड में डिवाइड हो जाएगा, तो C का फॉर्मूला आ जाएगा और इसको हम फिर डिफाइन कर सकते हैं। इट इज द अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड टू रेज द टेम्परेचर पर यूनिट मास पर यूनिट डिग्री राइज इन टेम्परेचर इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट। इसको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी कहते हैं और स्पेसिफिक हीट भी सिर्फ कहा जाता है। जबकि हीट कैपेसिटी में हमने पढ़ा था कि मास फॉर्मूले में नहीं आता। It is the amount of heat required to raise the temperature per unit degree rise in temperature. यानी डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T कैपिटल C है। तो इसमें थोड़ा सा फर्क है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को स्मॉल c से रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर हम इन दोनों को डिवाइड करके देखें तो डेल्टा Q और डेल्टा T और डेल्टा T कैंसिल हो जाएगा और ये डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में मास है, ये ऊपर चला जाएगा। तो हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में फर्क सिर्फ मास का है। या हम ये भी कह सकते हैं कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज द रेशियो ऑफ हीट कैपेसिटी एंड मास। और ऐसी क्वांटिटीज जो स्पेसिफिक होती हैं, स्पेसिफिक का वर्ड ही इसीलिए क्योंकि ये हर सब्सटेंस के लिए स्पेसिफिक है, उसका मास डिपेंड नहीं करता। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की डिफरेंट वैल्यूज होती हैं। वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 4200 है और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की यूनिट क्या होगी? अमाउंट ऑफ हीट को जूल से रिप्रेजेंट करते हैं, मास को किलोग्राम से और टेम्परेचर को केल्विन से। तो इसकी यूनिट हो गई जूल्स पर किलोग्राम केल्विन, जबकि हीट कैपेसिटी की यूनिट जूल्स पर केल्विन है क्योंकि डेल्टा क्यू की यूनिट जूल्स और डेल्टा टी की यूनिट केल्विन। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की ये एग्जांपल देखी जा सकती है कि अगर हम एक बर्तन में पानी लें और उसको सूरज के सामने रख दें, जबकि दूसरी तरफ अगर हम एक चेयर लें, उसको सूरज के सामने रख दें, तो चेयर का टेम्परेचर जल्दी इंक्रीज हो जाएगा, उसका टेम्परेचर टच करने से ज्यादा महसूस होगा, जबकि पानी को टच करें तो वो इतना ज्यादा इंक्रीज नहीं होगा। और किसी अगर मेटल को सूरज के सामने रख दें तो उसका टेम्परेचर जल्दी राइज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आयरन रखें या कॉपर रखें तो वो हमें ज्यादा गर्म दिखाई देगा एज कंपेयर टू वाटर, क्योंकि आयरन की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 450 जूल्स पर किलोग्राम पर केल्विन होती है, जो कि 4200 पानी की स्पेसिफिक हीट से कम है, तकरीबन 10 गुना कम है। और यही वजह है कि जहां पर समंदरी इलाके होते हैं वहां पर टेम्परेचर मेंटेन रहता है, क्योंकि समंदर की वजह से जो इन्वायरमेंट का टेम्परेचर है वो इतना राइज नहीं होता। इन्वायरमेंट में हवा और समंदर दोनों शामिल हैं, तो समंदर की जो स्पेसिफिक हीट है उसके ज्यादा होने की वजह से कोस्टल एरियाज का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। और इसीलिए रेडिएटर्स में हम पानी इस्तेमाल करते हैं क्योंकि उसके अंदर हीट कैपेसिटी ज्यादा होती है, उसमें ज्यादा हीट एब्जॉर्ब हो सकती है, ज्यादा हीट स्टोर हो सकती है। तो हीट कैपेसिटी से हमें पता चलता है कि जितना ज्यादा मास होगा उतनी ज्यादा उसके अंदर हीट स्टोर करने की एबिलिटी होगी। लेकिन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हमें ये बताती है कि डिफरेंट सब्सटेंसेस में जो वाटर है उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा है, जिसकी वजह से उसमें हीट ज्यादा स्टोर होती है और उसका टेम्परेचर कम इंक्रीज होता है। अगर फॉर्मूले में देखें तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में चेंज इन टेम्परेचर है, तो इसकी वजह से पता भी ये चलता है कि टेम्परेचर कम राइज होगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर लिसनिंग। अल्लाह हाफिज।